दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरोअप्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट बुक क्लास 12 जियोग्राफी। तो जो आपकी वर्ल्ड वाली बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स है उसके जो प्रीवियस 10 ईयर्स के जो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इसको लास्ट तक देखना। एंड इसकी एक सेकंड पार्ट भी आएगी जिसमें हम जो इंडिया वाली बुक है इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम वर्ल्ड वाली बुक को डिस्कस करेंगे एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके क्लिक करना। वहाँ पे आपको जो फुल लिस्ट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हो सकते हैं मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की फुल लिस्ट ऑफ बुक 1 आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है बिकॉज इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी, तो अच्छे से सुनना, नोट्स चाहे तो बना लेना, ठीक है। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर 2 से है फर्स्ट, बिकॉज चैप्टर 1 में जो 5 मार्क्स के इतने सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उसमें 1 और 3 मार्क्स के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 से। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ हिज total land area, and whereas remaining 10% of population resides in 90% of its land area. Support this statement with examples. अब देखो क्वेश्चन भले आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है कि बोला क्या गया है, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट भी आपके बुक में है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो 90% पॉपुलेशन होता है वो केवल 10% एरिया में रहता है, ठीक है। एंड जो 10% पॉपुलेशन होती है, इतनी छोटी सी पॉपुलेशन, वो 90% एरिया में रहते हैं। What does this mean? आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको समझाना है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, एक जगह पे इतने बड़े लैंड मास में इतनी कम पॉपुलेशन एज वेल एज इतने कम लैंड मास में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। क्विकली आपको रिमाइंड करना है कि हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अबाउट द डेंसिटी, एंड डेंसिटी के लिए कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है, जैसे डेंसिटी कुछ जगह पे ज़्यादा होती है, कुछ जगह पे कम होती है। एंड वो रीज़न क्या है, फर्स्ट आपके हो गए जियोग्राफिकल रीजन, जिसमें आप वाटर, क्लाइमेट, लैंड एज वेल एज सॉइल को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वाटर में क्या आएगा, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे हमारी एग्रीकल्चर, उससे हमारी नेविगेशन, उससे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्री के लिए आप पानी यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे जो लोग हैं वो भी ज़्यादा रहेंगे। सेकेंड है क्लाइमेट, जहाँ पे हार्श क्लाइमेट होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है कि लोग नहीं रहेंगे। अगर आप सहारा डेजर्ट ले लो, अगर आप अंटार्कटिका ले लो, अगर आप आर्कटिक ले लो, क्या वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं? नहीं। जबकि आप अगर एशिया ले लो, आप यूरोप ले लो, आप मेडिटेरियन ले लो, यहाँ के जो टेम्परेचर है, यहाँ के जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो लोग उन जगह को ही चूज़ करते हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है फेवरेबल होता है, ठीक है। थर्ड आप ये दे सकते हो, दैट इज़ लैंड। अगर लैंड फॉर्म्स जो है, जैसे कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे माउंटेन्स है। अब जो प्लेन एरिया है वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन अच्छा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, अदर फैसिलिटीज़ जो है बाकी लैंड फॉर्म के उसके अगर हम तुलना करें तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए माउंटेनियस एरियाज जो है वहाँ पे लोग जो है कम रहते हैं। एज वेल एज जैसे अगर आप देख सकते हो कि हम और एक चीज़ ले सकते हैं जहाँ पे सैंडी एरियाज़ है, जहाँ पे हम रह नहीं सकते। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स ले लो, ठीक है, अपर पार्ट्स ले लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट है तो वहाँ पे लोग नहीं रहते, ठीक है। रशिया के जो अपर पार्ट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे लोग रह नहीं पाते, तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। सहारा में लोग ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। तो इन जगहों पे जहाँ पे लैंड फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है, उन जगहों के बेस पे भी हम डेंसिटी को देखते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो जो गंगा वैली है, ठीक है, या फिर जो वैलीज एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेनियस एरिया। ओके, कूल। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज़ दी सॉइल। अब सॉइल, फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी, ठीक है। एंड जो बाकी सैंडी सॉइल वगैरह होता है, दे आर नॉट सच गुड, सो इसलिए वहाँ पे लोग नहीं रहते, ठीक है। सेकेंड थिंग आप ये देख सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर। अब
जियोग्राफी तो इम्पॉर्टेंट है बट पैसे भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो पैसे के लिए फर्स्ट आ गया आपके जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रीजन मीन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है। जैसे अगर हम वर्ल्ड बुक की बात कर रहे हैं तो अगर आप कोबे ओसाका रीजन ले लो या फिर अगर आप यूरोप ले लो, एशिया ले लो, तो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है एंड यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स आएंगे, माइग्रेंट्स आएंगे, ठीक है, उनको काम चाहिए। एंड इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे और ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना हमारी कंट्री, हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए जो है जैसे इंडस्ट्रीज खुलेंगे लोग वहाँ पे ज़्यादा आएंगे काम की खोज में, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, मिनरल्स। अब मिनरल्स जो है जैसे हम कटंगा ज़ाम्बिया रीजन जो अफ्रीका में है वहाँ पे देख सकते हैं, जो मिनरल्स है उसके लिए भी लोग जाते हैं, ठीक है। बिकॉज मिनरल्स से भी मिनरल्स जैसे आपको निकालना है तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे काम उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए भी लोग जो है जाते हैं। उसके बाद आ गया अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। अर्बनाइजेशन का मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, स्कूल सब कुछ है, तो वहाँ पे लोग ऑब्वियस सी बात है जाएंगे, ठीक है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तो लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स आप दे देना, वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड जो फैक्टर है इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ कल्चरल फैक्टर। उसके लिए भी लोग जाते हैं। कल्चरल फैक्टर जैसे आप रिलीजियस से इसको कनेक्ट करके देख सकते हो, जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, वाराणसी हो गया, तिरुपति हो गया, यहाँ पे लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज जो बहुत रिलीजियसली कनेक्टेड है वो इनसे कनेक्ट हो पाती है, या फिर ट्रेडिशनली अगर कोई कनेक्ट हो रहा है, इसलिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो सेम है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सिंपल सी बात है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन लिविंग इन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको, उसके अगर रेशियो निकाला जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सेकेंड उसमें पार्ट है दैट इज एग्जामिन द 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप जो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो ना, इस सेकेंड क्वेश्चन है, डेंसिटी और इसके फैक्टर्स पूछे गए, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, इनको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इस डायरेक्ट क्वेश्चन को घुमा के जो दिया है वो 2017 में पूछा गया। 2017 में भले ये भी आया है, 2017 में जो है इसको घुमा के पूछा गया है कि आप बताओ इसको घुमा के कि आपका दिमाग कितना चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोला गया है, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज वाटर, क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स एंड सॉइल, ठीक है। ये 4 एक्सप्लेन करना है, साथ में 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का आप एक्सप्लेन करना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विद द कैलकुलेशन आप दिखाना, एंड जो है सबके एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल एंड डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन थियरी, दैट इज 2016 में पूछा गया। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, डेमोग्राफिक मतलब क्या है, डेमोग्राफी मीन्स होता है आप पॉपुलेशन ले सकते हो, ठीक है। एंड पॉपुलेशन की जो स्टडी करते हैं उन्हें डेमोग्राफिक स्टडी भी बोला जाता है। डेमोग्राफिक साइकिल है क्या, डेमोग्राफिक साइकिल ये है कि जब पहले क्या था, बहुत हाई पॉपुलेशन थी, मीन्स हाई बर्थ रेट होता था एंड हाई डेथ रेट भी था, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट से जब ट्रांसफॉर्म हुआ, जब ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं, तो द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। जो ट्रांजिशन हुआ है पिछले ज़माने से आज के ज़माने तक, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एग्रेरियन सोसाइटी, मीन्स हम रूरल मीन्स क्या होता है, गांव होता है, एग्रेरियन मीन्स जो एग्रीकल्चरल जो था, ठीक है। तो पहले लोग एग्रीकल्चरल करते थे, तो रूरल एग्रीकल्चर टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जो है, ठीक है, उसको
हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, अब इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। ठीक है, बिकॉज तब लोग क्या होते थे ना, एपिडेमिक से मर जाते थे, प्लेग हो जाता था या फिर कोई और बीमारी हो जाती थी, तो उससे क्या हो जाते थे, लोग मर जाते थे। तो अब लोगों को तब ये लगता था कि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा उनके हेल्पिंग हैंड्स होंगे, उतने ज़्यादा वो कमाएंगे। ठीक है, अब मर भी जाते थे तो कमाएगा कौन घर में, तो इसलिए जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती थी। ठीक है, उनको तब इतना नहीं पता था कि अब इतने मेंबर्स हो रहे तो उनको खिलाने के लिए भी तो कोई चाहिए, है ना। तो वो तब नहीं थी, बिकॉज तब वो रूरल एग्रेरियन सोसाइटी थी। उसके बाद क्या हुआ, चेंज हुआ थोड़ा। उसके बाद क्या होने लगा, जब गवर्नमेंट्स वगैरह आए तो बर्थ रेट तो सही थी, मतलब बर्थ रेट हाई थी, बट वो धीरे धीरे डिक्रीज हुई। बट जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया, बिकॉज तब जो है फैसिलिटीज़ वगैरह आ गई थी। एंड लास्ट में अभी की स्टेज अगर हम देखें तो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट है, बिकॉज अभी जो है लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में नॉलेज है, लोगों को अदर चीज़ें के बारे में नॉलेज है कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हो तो उनको खिलाने में का भी वो पैसा चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक पे जो स्ट्रेस है वो आता है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो है लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट है। लो डेथ रेट इसलिए है बिकॉज काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं एंड जो है लोग अभी बच जाते हैं। ठीक है, जल्दी एज में कम एज में नहीं मरते। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद 4th क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज सेक्स रेशियो, एक्सप्लेन दी वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, सो व्हाट इज सेक्स रेशियो, ये चैप्टर 3 से है। सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो मीन्स मेल एंड फीमेल, 2 सेक्स है तो मेल एंड फीमेल की जब रेशियो निकाली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। अब ये इंडिया में जो है सेक्स रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख के आए। ठीक है, इंडिया में कैसे कैलकुलेट होता है, पर 1000 मेल में कितने फीमेल्स है। ठीक है, पर 1000 फेल में कितने फीमेल्स है, मीन्स फीमेल अपॉन मेल इंटू 1000। ठीक है, एंड उल्टा अगर हम देखें बाकी कंट्रीज में कैसा है, जैसे उनका है कि पर 1000 फीमेल्स में कितने मेल्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो। ठीक है, जो 2015 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में आया हुआ है। वर्ल्ड पैटर्न क्या है, वर्ल्ड पैटर्न में आपको लिखना क्या है कि इंडिया वर्ल्ड में जो है कितनी रेशियो है। ठीक है, पर 1000 फीमेल, पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स है, फिर पर 1000 फीमेल्स में कितने मेल पॉपुलेशन है। लैटविया में ज़्यादा है। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है फेवरेबल है। यूएई या फिर कतार में जो है कम फेवरेबल है। उनकी जो है परसेंटेज, आपको उनकी जो पॉपुलेशन है वो आपको लिखनी है। ठीक है, बेसिक सी बात है, आपको पैटर्न देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि 139 कंट्रीज में जो है फेवरेबल है, जबकि 72 कंट्रीज में फेवरेबल कंडीशन नहीं है और सेक्स रेशियो। ठीक है, उनको आपको लिखना है, साथ में कौन कौन से कंट्रीज है वो आपको लिखना है। तो बेसिक सी बात है, जो पैटर्न है कि कितने हैं, मतलब रेशियो कितनी है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कितने कंट्रीज में फेवरेबल है, कितने में नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। एंड कौन कौन से कंट्रीज, जैसे आप देख लो एशिया के कंट्रीज। ठीक है, इन सब में या फिर सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है उनमें क्या है, इतना फेवरेबल नहीं है। जबकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज देख ले तो वहाँ पे फेवरेबल है, तो ये भी आपको लिखना है। ठीक है, दिस इज द पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो। उसके बाद है क्वेश्चन 5, दैट इज व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आया नहीं है, बट मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ऐड किया है बिकॉज ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपके चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट से है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोचेस है एंड उसके साथ अभी उसका वो भी ऐड कर देना, दैट इज डेफिनेशन एंड ऑल दैट, सामने एक इंट्रोडक्शन के लिए। 4 अप्रोचेस क्या है, फर्स्ट है इनकम अप्रोच, जो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, जितनी आपकी इनकम होगी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, बेसिक सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आपके पास चॉइसेस हो, जब आपके पास फ्रीडम हो, तब हम कहते हैं उसको ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है,
एंड फर्स्ट है इनकम अप्रोच, सेकंड है वेलफेयर अप्रोच। सो वेलफेयर लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में, जैसे जो गवर्नमेंट है उनको वेलफेयर करना चाहिए। तो जब जिस डोमेन में जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब डोमेन में जब काम होता है तब उनसे वेलफेयर अप्रोच कहते हैं, दैट इज फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद है बेसिक नीड्स अप्रोच। तो 6 बेसिक नीड्स है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आपके हो गए वाटर, सैनिटेशन, फूड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड और भी 2-3 है। तो ये जो 6 बेसिक नीड्स है आपके पूरे होने चाहिए, तो इसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद लास्ट है दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमर्त्य सेन ने बोला था कि जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उनकी एनहांस होना, फ्रीडम का एनहांस होना, उसको हम क्या कहते हैं, दी कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट का वो लिख भी सकते हो, जो डेफिनेशन है इसका, बेसिक से जो पॉइंट है जो अमर्त्य सेन ने बोला था वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट से 2017 में क्वेश्चन आया ऑल इंडिया में, दैट इज व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन दी 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एनहांसिंग ऑफ पीपल्स चॉइस, फ्रीडम, कैपेबिलिटी, इसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 pillars of human development. So first है equity. Equity means equitable distribution irrespective of gender, race, caste, sex and everything, because equitable distribution होना बहुत ज़्यादा important है for human development, ठीक है। Second thing है that is sustainability. Sustainability means continuity in the resources, ठीक है। जो भी resource अभी भी use कर रहे हो उसको ऐसे use करना है कि आगे जाके भी वो continuation में रहे, वो ख़त्म ना हो जाए, जैसे कि पानी है, ठीक है, वो ख़त्म ना हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी। ओके, थर्ड थिंग है दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, जैसे कि आपकी कैपेबिलिटी जो है इंक्रीज होना, ठीक है, आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। आप प्रोडक्टिविटी तभी हो सकती है जब आपके पास वो कैपेबिलिटी हो, ठीक है। अब अगर आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, या फिर आप कोई स्किल सीखते हो, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर डोमेन में आप बहुत अच्छे हो, तो आप जो है लोगों को क्या दोगे, अपनी प्रोडक्टिविटी दोगे, अपनी सर्विस दोगे, ठीक है, एंड उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इंक्रीज होना थ्रू कैपेबिलिटी। थर्ड लास्ट है वो है आपका दैट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स क्या होता है कि आपके फ्रीडम बढ़े, आपके चॉइसेस बढ़े, कैपेबिलिटी बढ़े, तो आपके पास जो आपकी एम्पावरमेंट होगी। ओके, एंड जब हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनका मतलब यही होता है कि वेमेंस की जो है फ्रीडम, चॉइसेस, उनकी कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उसे ही वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। लास्ट 7th क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ ऑफ नोमैडिक हर्डर्स इन द वर्ल्ड। अब देखो ये जो नोमैडिक हर्डिंग वाला जो क्वेश्चन है ये 3 बार पूछा गया है 3 साल में, दैट इज 2012, 15 एंड 17, एंड एक टाइप में नहीं, मतलब इसको डिफरेंट वे में पूछा गया, बट पूछा सेम ही चीज़ गया, दैट इज नोमैडिक हर्डिंग के लाइफ के बारे में बताओ, हर्डर्स के लाइफ के बारे में बताओ, या फिर उनके बारे में बताओ, वे ऑफ लाइफ के बारे में बताओ, ठीक है। अब ये 5th चैप्टर से है आपका दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, इसमें हमें नोमैडिक हर्डर्स के बारे में बताना है। तो जो नोमैडिक हर्डर्स होता है उनका जनरल सी मीनिंग अगर हम देखें हिंदी में तो उसे कहते हैं हम चरवाहा, मीन्स जो एक जगह पे नहीं रुकते, वो घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स को लेकर, तो वो अपने एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, वो वुल, हाइड्स, मीट या फिर मिल्क जो भी है उनसे सब एनिमल्स पे ही डिपेंड होना पड़ता है। वो अपने एनिमल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, एंड उसके साथ साथ वो जहाँ भी जाते हैं अपनी एक टेरिटरी जो है वो गेन करके रखते हैं, मीन्स अपनी एक टेरिटरी रखते हैं, ठीक है। एंड साथ में जो है इनकी जो है स्पेसिफिक जगह पे आपको स्पेसिफिक एनिमल्स मिलेंगे, जैसे ट्रॉपिकल एरिया में जो है आपको डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे चले जाओ, सहारा पे चले जाओ, डेजर्टिक एरिया पे चले जाओ तो आपको कैमल मिलेंगे, शेप गोट वगैरह मिलेंगे। अगर आप माउंटेनियस एरिया में चले जाओ तो लामाज, याक, ये सब मिलेंगे। तो जो एनिमल्स है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू दी रीजन्स। किन किन रीजन में यह प्रैक्टिस होता है, जैसे अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया, चाइना, इन सब एरियाज़ में इनको प्रैक्टिस किया जाता है।
वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इनके बारे में ये, दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस का मतलब जब नोमैडिक हर्डर्स अपने एनिमल्स को लेकर समर के टाइम में जब माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं एंड जब विंटर्स आता है तब वो प्लेन्स के एरिया में आते हैं। ठीक है, प्लेन एरियाज में आ जाते हैं एंड समर के टाइम पे वो माउंटेनियस एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इस प्रैक्टिस को ट्रांसह्यूमेंस। एंड ये जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है वो ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन दी वर्ल्ड। 3 बार पूछा गया है, 2008 में, 9 में, 16 में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? ऑफकोर्स ही बात है, कैश क्रॉप है प्लांटेशन। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है। ये जो है इंट्रोडक्शन किसने की थी? यूरोपियंस ने इनको इंट्रोड्यूस की थी अपने कॉलोनीज में। तो हर एक जगह पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, जैसे इंडिया में आप देख लो तो आपको टी मिलेगा, श्रीलंका में टी गार्डन्स है। ओके, आप मलेशिया में चले जाओ, आपको रबर मिलेगा, आपको बनाना मिलेगा। किसी और देश में आपको देन अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे कोकोज मिलेंगे, कोको, कॉफ़ी, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट कॉलोनीज़ में जितने भी कॉलोनीज़ थे वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट प्लांटेशन उगाए थे एंड बिकॉज ऑफ द कमर्शियल पर्पस, बिकॉज वहाँ पे बहुत पैसा आता है। ठीक है, साथ में ये एक ही टाइप के क्रॉप उगाए जाते हैं, स्पेशलाइजेशन इन ओनली वन क्रॉप, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चीप लेबर, साइंटिफिक जो है मेथड इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है इसमें एंड ये जो है चीप लेबर तो चाहिए, साथ में साइंटिफिक इनको मेथड्स भी चाहिए, मैनेजरल वगैरह क्लास वगैरह भी इनको चाहिए। ठीक है, इनको एक लार्ज स्टेट भी चाहिए। ठीक है, बिकॉज जहाँ पे ये प्लांटेशन करते हैं उनके लिए ज़मीन भी चाहिए होता है, तो स्टेट भी चाहिए उनको। ओके, एंड आपको इनके एग्जांपल्स देना है, कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होता है वो लिखना है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद है 2009 क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द टर्म कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, एक्सप्लेन दी एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक। ये 3 बार आया हुआ है अगेन, 2004, 14, 15, 12। जो चैप्टर 5 है, मैं आपको सीरियसली बता दूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन रेस्पेक्ट ऑफ आपके बोर्ड्स पेपर। ओके, सो 3rd क्वेश्चन जो है वो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में। तो इसमें डिफरेंसेस भी आते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग एंड हर्डिंग में। जैसे ये कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग जो है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं एंड कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। साथ में जो एनिमल्स है उनको रैंचेस में रखा जाता है, डिफरेंट पार्सल्स होता है, उसमें जो है एनिमल्स रहते हैं, उसमें वो घास वगैरह जो भी है खाते हैं। एंड साथ में इनके जो है हाई उनकी फैसिलिटीज़ भी होती है, जैसे एनिमल्स को उनकी जो भी नीड्स होते हैं उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है वो की जाती है प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें भी लगता है। कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? जैसे न्यूजीलैंड वगैरह में प्रैक्टिस होता है, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस होता है, तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर जो है एनिमल है, जैसे गोट, शिप, कैटल्स, इनमें जो है स्पेशलाइजेशन है। ये नहीं कि सारे एनिमल्स को लेकर एक साथ रख रहे, बट डिफरेंट मतलब इनकी स्पेशलाइजेशन एक एनिमल पे होती है। सो दैट इज अबाउट दी लाइवस्टॉक, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इसके अलावा इस चैप्टर से आपके मिक्स्ड फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में जो भी है क्वेश्चन आ सकते हैं, माइनिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं सोच रही हूँ कि जो रिवीजन वीडियो है उसको अपलोड कर दूँ, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो उसके बाद हम बढ़ते हैं 6th चैप्टर की तरफ। तो 6th चैप्टर में से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन दी वर्ल्ड। सो 5 फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट अगर आप देख लो तो रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री बनानी है तो रॉ मटेरियल फर्स्ट चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री किस चीज़ पे बनेगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल पे भी 2 चीज़ें होती है। जैसे फर्स्ट तो हो गई वेट लूजिंग इंडस्ट्री।
वेट लूजिंग इंडस्ट्री मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल्स होता है वो प्रोडक्ट से भारी होता है। आई मीन टू से जो प्रोडक्ट बनता है, जो रॉ मटेरियल होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो रॉ मटेरियल से लाइट होता है। जैसे आयरन की ले लो, आयरन एंड स्टील कंपनी, तो उसकी जो रॉ मटेरियल होती है वो प्रोडक्ट से हैवी होती है, ठीक है। तो उनके लिए जो है जो इंडस्ट्रीज़ है उनके आसपास लगाया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के आसपास। या फिर कोई ऐसी आइटम्स है जो पेरिसेबल है, जैसे शुगर केन हो गया, या फिर कोई भी ऐसी मटेरियल जो कि पेरिसेबल है, ख़राब हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में अगर ख़राब हो जाएगी तो वो इंडस्ट्री में पहुंचने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल्स के आसपास सेटअप की जाती है। तो फर्स्ट हो गया रॉ मटेरियल। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है चीप लेबर चाहिए। चीप लेबर अब जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे सेटअप होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट, अब जहाँ पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स जहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेगी। अब मान लो एक जगह में बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है कपड़ों की, ठीक है, कॉटन के कपड़ों की, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉटन की इंडस्ट्रीज लगेगी, ज़्यादा लगेंगी, बिकॉज वहाँ पे जो डिमांड ज़्यादा है, लोगों की खरीदने की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो मार्केट जहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ पे परचेजिंग पावर अच्छा होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे। ओके उसके बाद फोर्थ चीज़ है एनर्जी। अब एनर्जी जो वाटर से आ सकती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर जो कोल है वहाँ से। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ है वो रिवर के आसपास, या फिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे होते हैं उसके आसपास, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे एनर्जी मिल सके, जैसे थ्रू कोल, वाटर, कैसे भी हो, जो एनर्जी मिल सके उनके आसपास भी जो है इंडस्ट्री सेटअप होती है। एंड लास्ट थिंग ये हो सकती है दैट इज दी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि इस रीजन में हमें अच्छा करना है, डेवलपमेंट करना है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को जो है बोलेगी कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो, तो वहाँ पे भी जाके इंडस्ट्रीज सेटअप होती है ताकि वहाँ पे उस रीजन पे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा और 2-3 रीजन है, तो आप उसको भी, उन फैक्टर्स को भी लिख सकते हो। उसके बाद 11 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टर्म मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपको मैंने कोई रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, आपको कोई मैंने प्रोडक्ट दिया, कोई फ्रूट दिया, कोई वेजिटेबल दिया, आप अगर उससे कोई वैल्यूएबल चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सको तो उसको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये तो पहले हैंड इन हैंड होती थी, मीन्स मेक बाय हैंड होता था, ठीक है, बट अभी तो मशीन्स आ गई है। हैंड मीन्स की जो लेबर्स वगैरह होते थे, ठीक है, अब तो मशीन्स आ गई है, मशीन्स भी करती है, मेड बाय मशीन्स, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका बेसिक सा यही मीनिंग है कि जब कोई रॉ मटेरियल को आप किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर दो तब उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसके बाद हमें बताना है कि व्हाट आर दी 4 फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एक लार्ज स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। तो जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कम होगी, उसकी साइज कम होगी, ठीक है, उसमें जो लेबर्स है वो सेमी स्किल्ड होंगे, इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होंगे। प्रोडक्शन अगर हम देखें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के तुलना में रेस्पेक्टिवली कम होगी। तो कैपिटल मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल हम कहें, लेबर कहे, साइज कहे, या फिर हम प्रोडक्शन कहे, तो सब चीज़ें उसकी कम होगी, ठीक है। एंड इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट इन द लोकल एरियाज, तो ये भी एक इसकी फीचर है। ओके उसके बाद हम बढ़ते हैं 7 चैप्टर की तरफ, जिसमें से 2013-2016 दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज टूरिज्म, एक्सप्लेन एनी 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। व्हाट इज टूरिज्म? अब टूरिज्म क्या है? टूरिज्म सर्विस सेक्टर है, ठीक है, एक टर्शियरी एक्टिविटी है, एंड ये चैप्टर 7 से है, इसलिए ये टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में ही बताए गए। तो टूरिज्म एक टर्शियरी एक्टिविटी है। एंड टूरिज्म क्या होता है? जब आप किसी भी जगह पे जाते हो बिजनेस करने के लिए नहीं, बल्कि एंजॉयमेंट करने के लिए, रिक्रिएशन करने के लिए, एंजॉय, फन, इनके लिए जब आप कहीं जगह पे घूमने जाते हो, मजे करने जाते हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? टूरिज्म, टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड टूरिज्म की जो ये इंडस्ट्री
इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू आता है, बिकॉज इससे बहुत कुछ जुड़ी होती है। जैसे अगर आप कहीं जाते हो तो आप वहाँ के रेस्टोरेंट में भी जाते हो, आप वहाँ के होटल्स में रहते हो, आप वहाँ के लोकल मार्केट से सामान खरीदते हो, उनकी ट्रेडिशनल चीज़ खरीदते हो, तो जो पैसा, जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है स्टेट को, बहुत ज़्यादा होता है। या फिर हम कंट्री के परसे में बात करें, ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत रेवेन्यू वाली है, ठीक है। इसलिए जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वहाँ पे भी जो है रेवेन्यू बहुत अच्छे, बहुत रेवेन्यू कहाँ से आता है, टूरिज्म से, ठीक है। डाल लेक वगैरह जो है उनमें से बहुत ज़्यादा मतलब टूरिज्म वहाँ पे, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो ये है टूरिज्म एक्सप्लेनेड 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। तो 4 टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या है? अब आप कोई जगह पे आप क्यों जाओगे, ठीक है, या तो वहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी लग रही है, आप यहाँ पे सर्दी है, जैसे जैसे आप यूरोप में जो मेडिटेरियन का एरिया है, विंटर में क्या होता है, लोग मेडिटेरियन के आसपास जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है समर मतलब गर्मी वगैरह होती है, हीट होता है, तो बीचेस पे हम क्यों जाते हैं, ठीक है। तो बीचेस पे या फिर माउंटेन्स में हम कब जाते हैं? तो अगर वो आप सोचो तो हम क्या देख सकते हैं, क्लाइमेट के एक बहुत बड़े इफेक्ट है, ठीक है। गर्मी के टाइम में हम माउंटेन्स में चले गए, ठीक है, सर्दी के टाइम में हम बीचेस में चले गए, तो जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है लैंडस्केप, कोई अच्छी लैंडस्केप है, कोई अच्छी ब्यूटी है, कोई अच्छा सिनेरियो है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। थर्ड हम बात करें तो वहाँ की इकोनॉमी या फिर कल्चर की वजह से हम जाते हैं, ठीक है, वहाँ की कल्चर बहुत पसंद है। मान लो मुझे वेस्ट बंगाल का कल्चर पसंद है, कैलकाटा का कल्चर पसंद है, या फिर राजस्थान का कल्चर पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ राजस्थान में जाऊँगी या फिर वेस्ट बंगाल में जाऊँगी, कैलकाटा में जाऊँगी, तो वो जो है कल्चर भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हमने क्या देख लिया, फर्स्ट है क्लाइमेट, सेकेंड हमने देख लिया दैट इज लैंडस्केप, थर्ड हमने देख लिया कल्चर और इकोनॉमी, एंड फोर्थ चीज है कोई हिस्टोरिक प्लेस हो, ठीक है। हिस्टोरिक प्लेस जैसे अगर आप पंजाब में जाओ, ठीक है, वहाँ पे जलियनवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था वहाँ पे है, ठीक है, वो हिस्टोरिक प्लेस है, ओके। या फिर आप कहीं और चले जाओ, पानीपत में चले जाओ, वो एक हिस्टोरिक प्लेस है, या फिर आप रोम में चले जाओ, वो एक हिस्टोरिक प्लेस है। तो जो हिस्टोरिक प्लेसेस है उसको भी देखने की दिलचस्पी बहुतों को होती है। उसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिकेशन के ऊपर। एक क्वेश्चन है दैट इज classify means of communication on the basis of scale and quality into two categories, explain any 2 characteristic of each। तो ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया है। बेसिक सी बात है, आपको क्या बताना है, जो कम्युनिकेशन है उसके 2 टाइप्स बताने हैं, 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी। स्केल मीन्स साइज उसकी कितनी है, क्वालिटी कैसी क्वालिटी है। तो अब देखो कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स है, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा है, जो आप पर्सनली किसी को ईमेल्स भेजते हो, फैक्स भेजते हो, मैसेज भेजते हो, या फिर कोई भी चैट्स भेजते हो, कुछ भी जो आप पर्सनली जैसे कम्युनिकेट करते हो, हम पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसकी जो साइज है, अगर हम स्केल बोले तो वो शॉर्ट है, बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर को अपनी बात पहुंचा रहे हो, अपनी मैसेज पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन थ्रू आपके मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, रेडियोज, ये जो है मास कम्युनिकेशन है। मीन्स आप अपनी जो बात है वो एक मास तक पहुंचा रहे हो, तो उसकी जो स्केल है, इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा है, ओके। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कैनेडा, सपोर्ट योर आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर। तो यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगेन मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे 5th चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 7th या 8th चैप्टर होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। इसमें से मैंने सारा क्वेश्चन तो कवर नहीं किया है, बट आप देख सकते हो जो लिस्ट मैं आपको दूंगी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू आपकी ट्रांस कैनेडियन रेलवे, या फिर जो आपके रोडवेज है, वाटरवेज है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पनामा कैनल, सुएज कैनाल में डिफरेंस क्या है, पनामा कैनल के बारे में बताओ, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 ही क्वेश्चन लिया है, आपको बाकी के लिस्ट नीचे मिल जाएंगे, तो आप अपने वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है।
तो ये जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इकोनॉमिक आर्टरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है जो इसकी लेंथ है दैट इज 7050 किलोमीटर्स जो है कहाँ से रन करती है, हैलिफैक्स टू वैंकूवर तक रन करती है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इज बिकॉज ये कुछ रीजन से निकलती है जैसे ओटावा, मॉन्ट्रियल, कैलगरी एंड विनिपिग। तो ये जो रीजन्स है इंडस्ट्रियल रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन से निकलती है, जो उनका वीट बेल्ट है उनसे निकलती है, उनको वो कनेक्ट करती है, ठीक है। साथ में जो प्रेरीज रीजन है, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन है, उनको भी ये कनेक्ट करती है। दैट इज व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। साथ में जो विनिपिग है टू थंडर बे मीन्स जो आपके लेक सुपीरियर है, तो विनिपिग टू लेक सुपीरियर से एक लूप लाइन जो है इस रेलवे नेटवर्क को कवर करती है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे को। दैट इज अ वेरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जनरल से अगर हम बात करें ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ रीजन से पास होती है, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैलगरी एंड जो है आपके विनिपिग, एंड दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, प्रेरीज, वीट बेल्ट एंड जो क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक लूप लाइन भी इनको कनेक्ट करती है, तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी आपके ट्रांस कैनेडियन रेलवे। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, विच शिपिंग कनाल लिंक्स दी अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन कौन कनेक्ट करता है, कौन सा कनाल, दैट इज शिपिंग कनाल, दैट इज पनामा कनाल, ठीक है। एंड इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो पनामा कनाल है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेड है बिटवीन आपके कोलोन एंड पनामा सिटी, ठीक है। एंड ये इसमें 6 लॉक सिस्टम है, 72 किलोमीटर की लेंथ है, 12 किलोमीटर इसकी कट डेप्थ है, ठीक है। एंड ये एक है ओवरव्यू, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये कनाल जो है न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 13,000 किलोमीटर कम कर दिया है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, फॉर ट्रेड पर्पस। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है यूएसए का एंड वेस्टर्न पार्ट जो है यूरोप का भी, उसके बीच में भी डिस्टेंस कम हो गया है। तो जो यूरोप एंड जो यूएसए के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें भी बहुत अच्छी सुधार हुई है, इसलिए जो लेंथ है कम कर दिया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं 17 क्वेश्चन को, दैट इन मॉडर्न टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड इज द बेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट इज द मॉडर्न टाइम्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वही इकोनॉमी का बेस है। वाई सो, बिकॉज जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम देख ले तो उससे क्या होता है, 3-4 चीज़ें होती है। दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड से जो सरप्लस हमें किसी भी कंट्री में जो मटेरियल जो सरप्लस में उगता है या फिर सरप्लस में प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, उसकी ट्रेड होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली वही है जब हम ट्रेड करते हैं किसी भी सरप्लस प्रोडक्ट का, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनली जब हम ट्रेड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। एंड ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई कंट्री में अगर कोई भी फैक्ट्री है फिर कोई इंडस्ट्री है वो क्या करता है, जाके दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इससे बढ़ती है इन्वेस्टमेंट, तो जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट होती है उस कंट्री की भी इकोनॉमी बढ़ती है। साथ में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उससे जो है वो फॉरेन एक्सचेंजेस आते हैं। साथ में जो लोगों के लाइफ में जो चॉइसेस है वो बढ़ते हैं, लोगों की लाइफ और ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में कोई भी सामान अगर सरप्लस में उग रहा है, ठीक है, कोई भी अगर हम टेक्सटाइल ले लिया फिर कुछ भी ले ले तो हम उसे वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे उस चीज़ की मार्केट बहुत है, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। या फिर कोई भी कंट्री इंडिया में आके अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे हमारी जो कैपिटल बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, लोगों को ज़्यादा चॉइस मिलेगी एंड लोगों को लाइफ में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है बेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है। उसके बाद 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ वाई पोर्ट्स आर नोन एज द गेटवेज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ये 2 मार्क्स में आपको लिखना है, ठीक है। पोर्ट्स
को क्यों इंटरनेशनल ट्रेड की गेटवेज बोला जाता है? क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू ही जो है बल्क में मटेरियल्स जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ये एक ऐसा नोड है, ये एक ऐसे एक प्लेस है जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होती है। एंड ये जो है इसमें फैसिलिटीज़ होती है जैसे डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही बल्क में मटेरियल्स आते हैं, नहीं तो एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो उससे हम कुछ लिमिटेड सामान ही भेज पाएंगे। तो दैट इज़ वाई जो गेटवे इंटरनेशनल ट्रेड के गेटवे जो है उसे पोर्ट है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टर ऑफ इनलैंड पोर्ट्स, तो इसे हमने 3 मार्क्स में लिखना है। टोटल ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ये जो है फीचर्स 3 मार्क्स में एंड 2 मार्क्स में जो आपको इंटरनेशनल गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का आंसर लिखना है। ठीक है, इनलैंड जो पोर्ट्स है इसके क्या फीचर्स है इसके, तो इनलैंड जो पोर्ट्स है वो क्या होते हैं, सी से दूर होता है, मीन्स वो इनलैंड होता है। ठीक है, वो सी से दूर होता है, बट ये जो कनेक्टेड है ये सी से कनेक्टेड होता है थ्रू कैनाल और रिवर। जैसे अगर हम मैनचेस्टर में देख ले वो कैनाल से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये जो है लो फ्लैट बॉटम जो शिप्स है एंड बार्जेस है इसमें एक्सेसिबल होती है। तो ये 3 फीचर्स जो है इनलैंड पोर्ट्स के हैं, इसके साथ आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस होल क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट से क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब एनी 5 पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स। काफ़ी सारे जो है इसके टाइप्स है, 5 से भी ज़्यादा आप लिख सकते हो, बट जितना भी आप लिखोगे उसके साथ आपको डायग्राम्स बनाने हैं जिससे और ज़्यादा इन्हेंस हो आपका आंसर। तो 5 सेटलमेंट कौन से हैं? फर्स्ट इज लीनियर हो गया। ठीक है, जो भी सेटलमेंट किसी भी रेलवे ट्रैक या फिर रोड के आसपास बने होते हैं लीनियर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर सेटलमेंट। सेकेंड हो गया सर्कुलर में जो लेक, पॉन्ड या फिर किसी बीच में सर्कुलर स्पेस अगर खाली हो एंड उसके साइड में अगर सेटलमेंट्स बने हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सेटलमेंट, जो कि एनिमल के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए मेनली होता है वो सर्कुलर स्पेस। उसके बाद है रेक्टेंगल, जो प्लेन एरियाज में आपको मिल जाएंगे, रूरल सेटलमेंट है ये, प्लेन एरियाज में आपको मिल जाएंगे एंड ये रेक्टेंगुलर बीच में आपको लगेगा। ठीक है, सेटलमेंट्स उसके आसपास बने होते हैं। उसके बाद स्टार शेप है, जहाँ पे सारे रोड्स कन्वर्ज हो जाते हैं तो उसे स्टार शेप बोला जाता है। जहाँ पे ट्राई जंक्शन बनते हैं, टी शेप बनते हैं, वो टी शेप सेटलमेंट होता है। तो ऐसे 5 सेटलमेंट आप लिख सकते हो विथ डायग्राम्स। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर दैट अफेक्ट लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट मीन्स जो रूरल सेटलमेंट है किन किन चीज़ों पे वो आधारित होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया वाटर सप्लाई। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर के आसपास जैसे आप वैलीज देखोगे, जो गंगा वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली, उसके आसपास जो है सेटलमेंट्स बहुत मिलेंगे बिकॉज वाटर जो है इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी, आपके डोमेस्टिक पर्पज के लिए, क्लीनिंग, कुकिंग, सब के लिए जो वाटर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है इरिगेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर रूरल सेटलमेंट। ठीक है, फैक्टर है। सेकेंड थिंग ये है कि जो लैंड है, ठीक है, अब लैंड कैसा है, फर्टाइल लैंड होगा, एलोवियल लैंड होगा तो लोग ज़्यादा रहेंगे बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे एशिया में अगर आप देखें तो जो है वैलीज के आसपास जो पॉपुलेशन मिलेगी, रूरल पॉपुलेशन, वो आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में लोग क्या करते हैं, जो स्वैम्पी मार्शी एरियाज होते हैं, जो दलदल जैसे एरियाज होते हैं, उनको वो अवॉइड करते हैं, बाकी उनको अवॉइड करके बाकी जगहों पे रहते हैं बिकॉज लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि लैंड आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हो या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। थर्ड थिंग है बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे हो गया वुड, स्टोन, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे रहोगे उसके लिए, घर बनाने के लिए भी जगह चाहिए, तो जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल आपको मिलेगा आप उसी के आसपास सेटलमेंट लगाओगे। ठीक है, अब बिल्डिंग मटेरियल जो है क्लाइमेट से भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, जैसे जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसमें आप इग्लूज देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर वुड से घर ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ऐसे उसको आप क्लाइमेट से भी रिलेट कर सकते हो। बट बिल्डिंग मटेरियल अगर हम पर से बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे रूरल सेटलमेंट इफेक्ट होता है। ओके, उसके बाद
हम और देख सकते हैं जैसे हो गए आपके डिफेंस मैटर्स, ठीक है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो कभी वॉर हो गया या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह हो गई, तो छुपने के लिए जगह जैसे फोर्ट्स वगैरह, इंसेल वर्क्स वगैरह, ठीक है, वो भी जहाँ पे हो उसको, वो भी एक फैक्टर है फॉर रूरल सेटलमेंट। आप एग्जाम्पल दे सकते हो नाइजीरिया की, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। उस एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो है चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट से था। इससे और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इन अर्बन सेटलमेंट्स पे भी आते हैं, कनर्वेशन, सिटीज, इनके जो 5 इनके जो कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन है उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी डाइवर्स इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। उन सारे क्वेश्चन की लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, आपको नीचे उस लिंक पे क्लिक करके आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर द चैप्टर। I hope you like this video. If you do, please like this channel, subscribe this video, and हम मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay tuned. Bye bye.